24 अगस्त 1990। जगह अमेरिका का लुसियाना प्रांत का गैंसविल शहर। तड़के करीब 3 बजे एक शख्स एक अपार्टमेंट में चोरी से घुसता है। इस अपार्टमेंट में 17 साल की स्टूडेंट सोनिया लार्सन और 18 साल की क्रिस्टीना पोवेल रहती थी। ये अनजान शख्स पोवेल को नीचे के सोफे पर सोता हुआ पाता है। वो थोड़ी देर उसे ताकता रहता है, फिर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चल देता है और उस कमरे में पहुंचता है जहां लार्सन सो रही थी। इसके बाद ये शख्स अपने बैग से एक टेप निकालकर लार्सन के मुंह पर चिपका देता है और चाकू से वार करना शुरू कर देता है। लार्सन अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन चाकू के प्रहार से उसकी सांसें थम जाती है। इसके बाद ये हत्यारा नीचे वापस आता है और लार्सन की तरह पावेल के मुंह पर भी टेप लगा देता है और उसके हाथ पीछे बांध देता है। पर लार्सन की तरह हत्यारा पावेल को नहीं मारता, बल्कि उसके साथ बलात्कार करता है और फिर उसकी पीठ पर चाकू से हमला कर देता है। थोड़ी ही देर में पावेल भी दम तोड़ देती है। ये कातिल यहीं नहीं रुकता, दोनों के सर को काट कर टेबल पर रख देता है और बाकी बॉडी बिस्तर पर। यह हत्यारे का खेल नहीं था, ये उसकी योजना का हिस्सा था। हर बार जब वह अपने शिकार को देखता तो वो उन्हें सिर्फ गिनता नहीं था, वो उनके हर कदम को ट्रैक करता था। उसकी योजना सुनियोजित थी। वो इंतजार करता, सब कुछ शांत दिखाई देता, लेकिन उसके भीतर का दरिंदा हर वक्त सोचता कि कब और कैसे इन मासूम कॉलेज छात्राओं को अपना शिकार बनाए। वह कोई भी हो सकता था, एक सड़क पर चलते हुए, किसी लाइब्रेरी में पढ़ते हुए या अपने अपार्टमेंट में आराम करते हुए। वह धीरे धीरे उन छात्राओं को निशाने पर लेता। सबसे पहले वह देखता कि कौन सबसे आसान शिकार हो सकता है, फिर वह अपने दिमाग में योजना बनाता। अगली रात वह 18 वर्षीय क्रिस्टा होयट के घर में घुस गया, जो पास के सांता के कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ती थी। उसने उसके घर लौटने का इंतजार किया और फिर उसका बलात्कार किया और उसे चाकू से मार दिया, जिससे कि उसकी महाधमनी फट गई। CNN के अनुसार उसने उसके स्तन काट दिए और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर बुक शेल्फ पर रख दिया और शरीर को बिस्तर पर लिटा दिया। कई दिनों तक अपनी बेटी से संपर्क न कर पाने के बाद क्रिस्टीना पावेल के माता पिता फ्लोरिडा जैक्सनविल में अपने घर से यात्रा करके आए और 26 अगस्त की दोपहर को उनकी और लार्सन की लाश को देखा। 27 तारीख की सुबह सुबह पुलिस ने होयट की तलाश खोजी, क्योंकि वह अलाचुआ काउंटिंग शेरिफ विभाग में क्लर्क के तौर पर काम करती थी, जो अपनी आधी रात की शिफ्ट में नहीं आई थी। उस रात जब कैंपस में विभत्स हत्याओं की खबर फैली, उसने फिर से हमला किया। ट्रेसी पॉल्स और मैनुअल टेबोट के अपार्टमेंट में घुस गया। दोनों 23 साल के थे। हत्यारा ने टेबोट को सोते हुए समय चाकू घोंप दिया और हमले के दौरान टेबोट बाथरूम में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन हत्यारा ने उसे तोड़ दिया और उसे 31 बार चाकू घोंपने के बाद फिर उसने घंटों तक ट्रेसी का बलात्कार किया। अंत में पीठ पर 3 बार चाकू घोंपकर उसे मार डाला। अगले दिन उनके शव बरामद किए गए। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी की भी नींद उड़ा सकती है। 1990 की गर्मियों में एक शांत शहर अचानक एक भयानक हत्याकांड के जाल में फंस गया। फ्लोरिडा का गैंसविल शहर, जहां कॉलेज के स्टूडेंट अपने सुनहरे भविष्य सपने देख रही थी, वहां खून की एक डरावनी दास्तान लिखी जा रही थी। 4 दिन, 5 हत्याएं और एक ऐसा हत्यारा जिसने पूरे शहर को खौफ में डाल दिया था। मगर कौन था वो और क्यों फैला रहा था वो खून का खेल? शहर के हर घर में डर और खौफ ने घर बना लिया था। छात्राएं अपने अपार्टमेंट में कैद हो गई थी, दरवाजों को बंद कर लिया, लेकिन क्या वो वाकई सुरक्षित थी? क्या खिड़की के पीछे भी वो बची रह सकती थी उस दरिंदे से जो कहीं छुपा बैठा था और कई नए शिकार की तलाश में था? हर रात एक नई हत्या, हर सुबह एक नया खौफ। ये सिर्फ हत्याएं नहीं थी, ये एक सनकी दिमाग का बहसियाना खेल था। उसने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, मगर उसका असली चेहरा अब तक अंधकार में था। कोई नहीं जानता था कि यह खौफनाक साया कब और किस पर हमला कर देगा। जैसे ही गैंसविल में हत्याओं की खबर फैली, दहशत फैल गया और कई छात्राओं ने कैंपस छोड़ने का फैसला कर दिया। माता पिता अपने कई बच्चों को कॉलेज से निकाल लेते हैं। इस बीच पुलिस ने एडवर्ड हेम्फ्रेप पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक 19 वर्षीय व्यक्ति है जिसे मैनिक डिप्रेशन का पता चला था, जिसका अपराधों से परिस्थिति जन्य संबंध था।
और हाल ही में उसने अपनी दादी पर भी हमला कर दिया था और उसे जेल में 14 महीने की सजा काटनी थी। पर उसने जोर देकर कहा कि उसने ये हत्या नहीं की, इन हत्याओं में उसका कोई हाथ नहीं है। यहाँ तक कि उसके भाई ने न्यूयॉर्क टाइम को बताया, मेरा भाई शुरू से ही मानसिक रूप से ठीक नहीं था और इस इल्जाम ने उसे अंदर तक हिला दिया है। और इसी बीच असली हत्यारा अपने पुराने हथियारबंद डकैती के तौर तरीके पर लौट आया था। 7 सितंबर 1990 को रोलिंग नाम का एक आदमी पिस्तौल लहराते हुए विन डिक्सी सुपरमार्केट में घुस गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ एक डकैती है, अपना पैसा बाहर निकालो। उस बीच पुलिस ने तुरंत जवाब दिया और जल्दी से पीछा करने के बाद रोलिंग को हिरासत में ले लिया। आखिरकार हत्या से मिले डीएनए उसी से मैच कर गए और जल्दी ही उसने जेल में रहते हुए इन हत्याओं का कबूलनामा भी कर लिया। शायद यहाँ विडंबना है कि हमें एक अपराधी के अपने नापाक जीवन को देखना पड़ता है। खैर, आइए जानते हैं हत्यारा कौन था। उसका नाम डैनियल हैरोल्ड रोलिंग था। उसका जन्म 1954 में लुजियाना के शेरवेपोर्ट में एक पुलिस लेफ्टिनेंट के घर हुआ था, जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी और बच्चों को शारीरिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित किया था। डैनी ने स्वयं अदालती सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि बचपन में वह घर से भाग जाता था और जंगलों में डेरा जमा लेता था तथा छोटे मोटे अपराधों और ताक झाक में लिप्त हो रहता था। हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद रोलिंग 1972 में वायुसेना में शामिल हो गया था, लेकिन 2 साल की सेवा के बाद उसे सम्मान पूर्वक छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि बाद में उसने कुछ समय तक सामान्य जीवन जिया था, जैसे कि पेंटेकोस्ट चर्च में सक्रिय होना, शादी करना और एक बेटी को जन्म देना। उनकी मां ने दावा किया कि जब 1994 के कोर्ट ट्रायल के दौरान उनकी पत्नी द्वारा तलाक के लिए अर्जी देने के बाद उसने अपना स्वयं खो दिया था और अगले ही दशक में वह अपराध की ओर मुड़ गया और जॉर्जिया, अल्बामा और मिसिसिपी में शस्त्र डकैती के लिए सलाखों के पीछे लंबा समय बिताया था। उसने न सिर्फ गैल्सीविल की स्टूडेंट की हत्याओं की जिम्मेदारी ली, बल्कि 1989 में लुजियाना के शेरवेपोर्ट में हुई 3 हत्याओं के बारे में भी खुलासा किया, जिसमें उसने ग्रिसोम परिवार के 55 वर्षीय टॉम, उनकी 24 वर्षीय बेटी जूली और 8 साल का पोता शॉन, जब वो रात का खाना बना रहे थे, जब रोलिंग उनके अपार्टमेंट में घुस गया और उन सभी को चाकू घोंप कर मार डाला। जूली के साथ बलात्कार किया और उसके स्तनों पर काटने के निशान पाए गए। महीनों बाद 1990 में रोलिंग का अपने पिता से झगड़ा हुआ और उसने उन्हें 2 बार गोली मारी, एक बार पेट में और एक बार चेहरे पर। ऑरलैंडो सेंटिनल की रिपोर्ट है कि अपने पिता की हत्या के प्रयास के बाद वह लुजियाना से भाग गया था। कुछ समय के लिए फ्लोरिडा के सरसोटा में रहा, जहां उसने और एक अपराध किया, जहां उसने जैनेट फैक्रे नाम की एक औरत के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। पर खुशकिस्मती से वह रोलिंग की हत्या का शिकार बनने से बच गई थी। और हालांकि रोलिंग ने एक मुखौटा पहना हुआ था और उस पर कभी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया। आखिरकार 24 अगस्त की सुबह सुबह एक पिस्तौल और एक सैन्य चाकू से लैस होकर वह विश्वविद्यालय में घुसकर उन स्टूडेंटों की हत्या को अंजाम दिया था और शहर के बाहर जंगल में एक टेंट स्थापित किया, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में किया करता था। इस अपराध के लिए उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसकी अंतिम इच्छा थी कि लोग उसकी कहानियों पर गाने लिखे और उसके अपराधों को एक कला के रूप में देखें। डैनियल रोलिंग के अपराधों ने न सिर्फ गैंसविल की बल्कि पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। रोलिंग ने अपनी किताबों और जेल में लिखी कविताओं के माध्यम से अपना डर, व्यक्तित्व जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत ने एक बात साफ कर दी, अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। गिरफ्तारी और सजा के बाद उसने कई साल मौत की सजा पाने वाले कैदियों के साथ जेल में बिताए। आखिरकार 25 अक्टूबर 2006 को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में उसे घातक इंजेक्शन देकर मार दिया गया। तो ये थी गैंसविल रिपर डैनियल की खौफनाक कहानी, जिसने एक शांत शहर को मौत और आतंक से भर दिया। क्या हम कभी समझ पाएंगे कि इंसान इतनी खतरनाक रास्ते पर कैसे निकल पड़ता है? शायद नहीं, लेकिन ऐसी कहानी हमें जरूर याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।